नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस के हाथों शिकस्त खाने के बाद भाजपा अब हिमाचल में डैमेज कंट्रोल के मूड में दिख रही है। यही कारण है कि डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा हाईकमान ने दायित्व जो है वो अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंपा है। हाईकमान की उम्मीद यह है कि चारों लोकसभा सीटों पर फिर से परचम जो है वो लहराया जा सके। बावजूद इसके ये शंकाएं बनी हुई हैं कि क्या भाजपा के दिग्गज साधारण कार्यकर्ता के जख्मों पर जो है वो मरहम लगाने का काम कर पाएंगे? क्या जो मनमुटाव चल रहे हैं क्या उसको दुरुस्त किया जा पाएगा या नहीं? सवाल ये भी खड़े हैं कि जो भाजपा नेता और कार्यकर्ता हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान उपेक्षित थे या फिर भाजपा से किनारा कर गए थे, उनकी घर वापसी हो पाएगी या नहीं? सवाल यह भी है कि जिन असंतुष्टों के कारण विधानसभा चुनावों में भाजपा की दुर्गति हुई, उन्हें क्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष मना पाएंगे? कुछ ऐसे ही प्रश्न जो हैं वो पहाड़ की तरह भाजपा नेतृत्व के सामने खड़े दिख रहे हैं, जिन्हें लेकर चर्चा जो है वो आज हम करने वाले। और आज हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका जो है वो तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूंगा, बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। प्रवीण शर्मा जी जो हैं वो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं मंडी विधानसभा से, और हमारे साथ विजयपुरी जी हमारे स्थानीय संपादक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संपादकीय सलाहकार जो हैं वो हमारे विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आप सभी का स्वागत है हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। जैसा कि इंट्रो में ही चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं कि मुद्दा बीजेपी से जुड़ा हुआ है, मुद्दा बीजेपी के परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। तो करण सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। 3 चुनावों में हार और उसके बाद 20 तारीख को एक मीटिंग जो है वो रखी गई है। तो सबसे पहले उस मीटिंग के बारे में ही जानना चाहूंगा कि क्या ये मीटिंग जो है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखी गई है या फिर जो अभी तक डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने के लिए ये मीटिंग जो है वो रखी गई है, और इसमें क्या जो बेंचमार्क्स हैं, क्या जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाएंगी? देखिए, ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जी पूरे भारतवर्ष में आपकी कार्यसमितियां होने जा रही है, और हर प्रदेश की कार्यसमिति जो है वो इसी तारीख के आसपास की तारीख में हो रही है। और इसके तुरंत बाद आपकी जिला की कार्यसमिति की बैठकें और मंडल की कार्यसमिति की बैठकें जो है इसके बाद होएगी। जी उसमें ये एक कामकाजी बैठक रहेगी, और ये कामकाजी बैठक जो है सुबह 10 बजे शुरू होएगी और 3 बजे समापन हो जाएगा। और इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य केवल एक है कि अभी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल जो है वो केंद्र में संपन्न होने जा रहा है, और इसको भारतीय जनता पार्टी एक पर्व के रूप में मनाएगी। और जिस प्रकार जो है इसमें एक हमें मौका आया है कि हम एक महाजन संपर्क अभियान पूरे प्रदेश भर में छेड़ेंगे, जब हमारे सारे एमपीज, चाहे आप लोकसभा के ले लो चाहे राज्यसभा के ले लो, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री और हमारे समस्त नेतागण जो है वो घर घर जाकर जो है वो जनता के साथ संपर्क भी साध सकते हैं, और एक पत्रक जो केंद्र और प्रदेश में जितनी भी हमारी गतिविधियां हुई है उसको लेकर जो है वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके ऊपर एक व्यापक रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस एक दिवसीय कामकाजी बैठक में जो है प्रदेश कार्य समिति में बनाई जाएगी। इसके साथ अभी आने वाले समय में जून में आपके कई केंद्र नेतृत्व जो है उसमें केंद्र मंत्री भी हो सकते हैं या बड़ा नेता भी हो सकते हैं जो हिमाचल प्रवास पे रहेंगे और इस अभियान को गति देंगे। उसका भी एक शेड्यूल जो है इस बैठक में तय होगा, और साथ में ये एक पूरा का पूरा अभियान है। तो इस अभियान में अभी इस अभियान में जो है हमारे प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल जी इस अभियान को जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ एक 6 सदस्य टोली जो है वो उनके साथ बनाई गई है जो इसमें गति प्रदान करेगी। और केंद्र से हमारे जो राष्ट्र महामंत्री है विनोद तावड़े जी इस अभियान को देखेंगे। तो इसमें जो है केंद्र बहुत सीरियस नोट पे जो है मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यक्रम को 9 साल के कार्यक्रम को बनाएगा और उसको जो है घर घर तक पहुंचाएगा, और अनेकों कार्यक्रम इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। करण जी, इसमें मैं हस्तक्षेप करना चाह रहा था। जी विजय सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये
आप देखिए, आप केरल पूरी तरह से हार चुके हैं, हिमाचल में आप पराजित हुए हैं, देश में जो भाजपा की साख लगातार गिरती जा रही है, क्या ये सही अवसर है कि एक पर्व मनाया जाए जबकि भाजपा की साख लगातार गिर रही है? यह कोई उत्साह का मौका तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। करण सर क्या कहेंगे? जो चेंजेस है प्रदेश में, एमसी में आप बात प्रदेश में करें और चाहे कर्नाटक की बात करें, पर कई जगह जो है वो अच्छे नतीजे भी दिखने को आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, बट वो एक ही जगह है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर एक काम करने वाली पार्टी है। और अगर हम अभी ही अपना जो है वो हम काम करना रोक देंगे तो 2024 के लिए कैसे गियर अप होना है, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कार्यक्रम करने हैं और आगे वो कैसे बूथ पे जाएगी, क्योंकि हम कार्यकर्ता राजनीतिक आधारित दल है, ना कि हमारा जो है एक नेता का आधारित राजनीतिक दल है। तो हम निरंतर चलने का जो है एक क्रम जारी रखते हैं और उसमें रोक नहीं लगती है। हार जीत जो है वो चुनावी मसला है और हार जीत से जो है वो मनोबल गिरता नहीं है ना टूटता है। हम सीखते हैं और सीखने के बाद जो है हम उसको एक बार फिर धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हमारी पार्टी जो है वो कभी जीरो पे होती है तो कभी हीरो पे होती है। जीरो तो पे सर से क्या करण सर क्या अभी पर्व लगता है बहाना कि है डैमेज और कंट्रोल का वक्त लोकसभा नहीं आया निशाना है? जी क्या अभी पर्व मन, जैसा कि आपने कहा कि हम जो है वो 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर एक पर्व मनाएंगे, क्या आपको लगता है जो हिमाचल में डैमेज हुआ है बीजेपी को, उसको कंट्रोल करने का अभी वक्त नहीं आया है? इसके लिए इंतजार आप करेंगे, बीजेपी अभी इंतजार करेगी कि लोगों तक जाया जाए, उनको जो है जो अभी तक का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा है उसको संभाला जाए? देखिए, आप निरंतर अगर संपर्क बनाए रखेंगे तो उससे जो है वो एक राजनीतिक दल को जो है फायदा होता है। तो कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ केवल जब चुनाव आते हैं तभी जो है वो जनता के साथ संपर्क साधना चाहिए। हमें संपर्क लगातार निरंतर बनाना है, अब चाहे वो कार्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी कोई रणनीति के माध्यम से हो, पर संपर्क टूटना नहीं चाहिए। तो हमें जो है लगता है डैमेज कंट्रोल जो है वो केवल संपर्क से हो सकता है। और जब नीचे जाएंगे तो हमारे पास फीडबैक भी आएगा। देखिए, कार्यकर्ताओं में जो फीडबैक है वो अभी जिला की कार्य समिति से लेके मंडल की कार्य समिति में आ जाएगा। इससे पहले भी जो फीडबैक है वो ले लिया गया है। और अब जनता का जो फीडबैक है वो जब आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता का एक बहुत बड़ा फीडबैक जो है वो पार्टी के पास आता है और उस पर वो काम करते हैं। जैसे किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई कमी पेशी तो जो है वो हर सरकार से रहती ही रहती है। जैसे ही उसके बारे में पता लगेगा तो उसकी चीजें जो है वो आगे बढ़ती है। तो संपर्क तो जो है वो करण बहुत बड़ा सर, चीज जैसा है कि और आप उसको बात भारतीय कर जनता रहे हैं पार्टी नहीं संपर्क छोड़ेगी, साधने की, क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले जो संपर्क टूटे, जो आपसे नाराज होके आपके ही जो कहा जाए कि दल के सदस्य आपसे टूटे, वो भी कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा कि उनको जो है वो जोड़ा नहीं गया? क्या उनको जोड़ने की कोशिश अब की जाएगी? देखिए, अभी ये वैसे हमारा जो कोर कमेटी का मैटर होता है और साथ में पार्लियामेंट्री बोर्ड्स के मैटर होते हैं कि आप किससे जो है उनको घर वापसी करेंगे या किससे जो है आप घर वापसी नहीं करेंगे, वो एक प्रवक्ता या मीडिया प्रभारी के हाथ में नहीं होता है। पर ये मैटर जो है बड़ा है। पर हाँ, मैं आपको इतना पूरा समर्थन देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और 2000 चुनाव में जो है 2024 के चुनाव में हमारा लक्ष्य एक बार फिर 4 में से 4 सीटें जीतना है। और जिस प्रकार पिछली बार ये आंधी आई थी, कोशिश तो हम वैसे ही करेंगे कि हम जो है 68 विधानसभा में जीत हासिल करें। तो इसमें निरंतर जो है हमारी जो है वो लगातार बैठ के चलती है। जी जी जी, हम सर, मैं प्रवीण जी के पास जो है वो रुक करना चाहूंगा कि जैसे कि जो प्रवीण जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। प्रवीण जी के पास जाना चाहूंगा कि जो मैंने अभी सवाल रखा जिसका आपने जवाब दिया। प्रवीण जी, 16 साल एक लंबा वक्त होता है, आपने बीजेपी का साथ दिया कार्यकर्ता के तौर पर, एक समर्थक के तौर पर, फिर वो क्या चीजें हुई, वो कौन सी परिस्थितियां हुई कि वो 16 साल का सफर आपको खत्म करना पड़ा बीजेपी के साथ? प्रवीण जी। देखिए, बीजेपी में जब मैं आया था तो अपनी इच्छा से आया था और मुझे लगता था कि मैं जो मेरा विचार था, पहले एबीवीपी में था, उसके बाद मैंने हाईकोर्ट 7 साल प्रैक्टिस करने के बाद मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो उसके पीछे मेरी सोच थी कि पार्टी विद डिफरेंस, और जो उस टाइम की परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के हिसाब से लगता था कि देश के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। और मैंने अपना जो जवानी का जो सबसे महत्वपूर्ण समय था
भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। इस समय में अमूमन इस समय में लोग जो है बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं जी। मैंने वो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। 5 वर्ष ऐसे बीते जहां पे उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ा, परंतु उसकी कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि राजनीति में ऐसे दौर आते हैं। आज की राजनीति वैसी हो चुकी है कि जहां आपको गुटों में बांट दिया जाता है, न चाहते हुए भी। हम हैं भारतीय जनता पार्टी के, परंतु कड़वी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को गुटों में बांट दिया जाता है। पर इस बात से कभी शिकायत भी नहीं रही। अगर कोई कहे कि शिकायत है, नहीं, मैंने कभी शिकायत भी नहीं की। परंतु मैंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए छोड़ा क्योंकि नेताओं की कथनी और करनी में जो अंतर था वो स्पष्ट नजर आ रहा था। तो मुझे वहां पे टिके रहने की मुझे लग रहा था कि व्यक्तिगत रूप से अब आवश्यकता नहीं बची हुई है। अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिस भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था। क्या बदलाव जब मेरे जैसे कार्यकर्ता क्या बदलाव, तो विचार के अंदर तो अंतर बचा ही ना। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विचार के अंदर कहां अंतर बचा हुआ था। अनिल शर्मा जी जैसे व्यक्ति 4 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे, और हुआ क्या, वो अल्टीमेटली फिर से भारतीय जनता पार्टी में ले लिए गए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल एरिया में बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के कार्यकर्ता सक्षम है जीतने के लिए। हमने 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने दम के ऊपर जीत हासिल की, उसमें किसी कांग्रेस की सहायता नहीं मिली थी। उसके बावजूद भी हम ऐसे लोगों को ले लेते हैं जिनके पास, अब भारतीय जनता पार्टी का वो जो निर्णय था अनिल शर्मा जी को लाने का, अब मैं कर्ण जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो गलत नहीं साबित हुआ? वही अनिल शर्मा जी ने अपनी निष्ठा सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जाहिर कर दी। अब मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि एक कार्यकर्ता होने के नाते इनके मन पे क्या गुजरती होगी? मेरे जैसे कितने कार्यकर्ताओं के मन में ये बात चुभती होगी कि भारतीय जनता पार्टी से जीतता हुआ एक विधायक जो है अपनी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी जी जवाब ले लेते हैं प्रवीण जी जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले विजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रवीण जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि आप जिला मंडी से बिलोंग करते हैं, पदाधिकारी भी रहे, प्रवक्ता भी रहे, और आप मंडी में अपनी खासी पहचान रखते हैं। क्या आपको के मुख्यमंत्री स्वयं मंडी से थे, इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा, या फिर अनिल शर्मा जैसे दिग्गज राजनेता की जो राजनीति की चक्की में आपको पिसना पड़ा? देखिए, मैं कभी इस बात, हाँ, अब सबसे बड़ी बात है, मुझे चक्की में तो तब पिसना पड़ता कि मैं टिकट की दौड़ में होता। मैंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। 2007 में जब मुझे एमएलए का टिकट मिला था, तो मैं शायद भारत का पहला व्यक्ति हूं जिसने स्वेच्छा से वो टिकट नॉमिनेशन के बाद छोड़ा था। तो मेरे ऊपर अगर ये एलिगेशन लगता है कि मैं सिर्फ टिकट की दौड़ के चलते उस राजनीति की वजह से पिसा गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मेरे लिए सर्वोपरि संगठन है। आज भी मैं अगर कहीं ना कहीं बात करता हूं तो मैं अपना ही शब्द निकलता है, क्योंकि आपने 15, 20, 25 साल अपने जीवन के उस संगठन में निकाल दिए। मेरे मन में आज भी वही बात उठती है कि हमारा संगठन वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा या किसी और की वजह से खामियाजा भुगतना, ये बीते वक्त की बात हो चुकी है। उस संगठन को छोड़ चुका हूं, एक नया रास्ता तय कर चुका हूं, परंतु फिर भी क्योंकि जो आपका विषय था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं जो मेरे मन में है। परंतु इससे पहले अगर आपका कोई और प्रश्न, तो उस प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहूंगा। जरूर। पहले मैं करण जी, विजय सर, एक आपसे और पूछना चाह रहा था। डैमेज कंट्रोल की बात कर रही है भाजपा इस समय। उस डैमेज कंट्रोल में यह भी आता है कि जो भाजपा से छूटे सितारे हैं उन्हें फिर से एक सूत्र में पिरोया जाए, भाजपा में वापस लाया जाए। क्या अभी तक इस तरफ कोई आपसे कोई बातचीत का दौर चला हो, या किसी नेता ने कहा हो कि ये उनसे गलती हुई या आपसे गलती हुई, आपको भाजपा से वापस आना चाहिए क्योंकि भाजपा ही एक परिवार है आपके लिए? प्रवीण जी, इसमें दो चीजें, दो इतिहासों, पहले मैं इतिहास के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूं। हम लोग 2003 का चुनाव हारे,
जिन वजहों से चुनाव हारे, हमने बाद में उनको ठीक किया। 2007 का चुनाव हम बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ जीते। हम लोग 2012 का चुनाव हारे, जिस हिलोपा की वजह से चुनाव हारे, उस हिलोपा के सभी नेताओं को हमने फिर वापस लिया। 2017 में तो हम लोगों को 48.80% वोट मिल गए और लोकसभा में तो 70% वोट मिले। 2022 में भी अपने ही नेताओं की अनदेखी और अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी एक बहुत बड़ा कारण है। अब सेकंड इश्यू के ऊपर बात करते हैं कि क्या कुछ लोगों ने बात की, क्योंकि इस परिवार का हिस्सा रहा हूं, तो लगभग सारे नेताओं के साथ ऑफ द रिकॉर्ड तो हमेशा बात होती ही है, परंतु कभी किसी नेता ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो ये दो तरफा है। बहुत सारे लोग जिनके लिए अब स्कोप बिल्कुल बंद हो चुका है, तो मुझे तो लगता है कि शायद ही वो लोग वापस आए, परंतु कुछ लोग जिनके लिए संगठन सर्वोपरि है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं आए हुए हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में वापस आने के बारे में सोच सकती है। और पार्टी के संगठन को भी चाहिए ऐसे व्यक्ति जो पार्टी संगठन के प्रति समर्पित हो, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में वापस जरूर लाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, बाकी निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं करना है। क्या लगता है सर, बाहर से डैमेज कंट्रोल, आप डैमेज कंट्रोल को लेकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या था? प्रवीण जी, ये करण जी से पूछना है या मेरे से प्रश्न? प्रवीण जी आप कुछ बात करने वाले थे, क्योंकि बाहर से जो इंसान 16 साल बीजेपी में रहा है और बाहर चला गया है, तो वो बातें बता सकता है। देन उसके बाद हम लोग करण जी से पूछना चाहेंगे कि क्या वो उस बात पे अग्री करते हैं। तो प्रवीण जी को क्या लगता है कि भाई क्या दिक्कतें हैं, बीजेपी क्यों लगातार हार रही है? 16 साल आपने अपना तजुर्बा दिया है। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीजों के ऊपर बहुत सीरियसली बीजेपी को सोचना चाहिए। जो बीजेपी के वर्तमान पदाधिकारी हैं वो बहुत गलत बात कर रहे हैं। वो अपने आत्म विश्लेषण जिसको कहते हैं वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हर नेता वही कहता है कि हम 1% से हारे, कि कांग्रेस को 43.90% वोट मिले, हमें 43% वोट मिले। अरे, जो पार्टी आज से ठीक 5 साल पहले 48.90 लगभग 49% वोट ले रहे हैं, और जिन्होंने 43-44 सीट जीती है, वो 19 सीट्स खो चुकी हैं, पर कह रहे हैं कि हम 1% से हारे। आप 6% वोट गवा चुके हो। लोकसभा के अनुसार, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों के ऊपर 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और यह पहली बार था कि 70% वोट। इससे पहले सिर्फ 1984 में हुआ था, जब कांग्रेस के सारे कैंडिडेट जो थे वो 1 लाख के ज्यादा मतों से जीते थे। विजयपुरी जी मेरी बात से सहमत होंगे। कृष्ण सुल्तानपुरी जी शायद 1,80,000 वोटों से उस टाइम जीते, तो बहुत बड़ा मार्जिन माना गया था। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेट 3 लाख मतों से ज्यादा जीते। 70% से आप उतर के 43% के ऊपर पहुंच गए, फिर भी आप कहते हैं कि आप 1% से हारे। आप पिछली बार से 49% से उतर के आप लोग जो है यहां पे 43% के ऊपर पहुंच गए। 6% आपने वोट बैंक कम कर दिया, फिर भी कहते हैं आप 1% से हारे। आपने 19 सीटें खो दी, फिर भी कहते हैं कि आप लोग। सर, आपका मुद्दा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। करण जी, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि आपके बड़े बड़े नेता यही कहते हुए नजर आते हैं कि सिर्फ 1% से जो है वो बीजेपी हारी है, कोई बहुत बड़ी हार नहीं है। देखिए, हार तो हार ही होती है और इसको स्वीकार करना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है। हम हार चुके हैं और हम अभी ऑपोजिशन में है और ऑपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। सर, सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया है अब तक? देखिए, अभी हाल ही में जो है वो विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ था, और उसके बाद जो है डैमेज कंट्रोल जो है वो उसका अगर आप उसका एक मैपिंग देखेंगे कि एक डैमेज कंट्रोल कब होता है, तो उससे हमें स्वयं पता लगता है कि डैमेज कंट्रोल जो है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर जाकर जो है वो डैमेज कंट्रोल की चीजें शुरू होती है। या बीजेपी ये नहीं मानती है कि अभी डैमेज हुआ है? अभी बीजेपी को लगता है कि सब ठीक है, डैमेज नहीं हुआ है? देखिए, हम तो मानते हैं जो हमने खोना था वो खो दिया, और जो खो जाते हैं उसका दुख जरूर होता है, क्योंकि जो हमने खोए हैं वो हमारे बड़े भाई होते हैं या बड़ी बहन होते हैं, तो और उनके साथ बड़े अच्छे पल हमने व्यतीत करे होते हैं। और संगठन को मजबूत करने में केवल एक व्यक्ति का योगदान तो होता नहीं है, उसके लिए सब समस्त लगते हैं और तब एक पार्टी खड़ी होती है। तो जो खो दिया उसका दुख जरूर होता है, पर इसके ऊपर विचार विमर्श करा जाता है, रिपोर्ट्स जो है वो टाइम टू टाइम दी जाती है, और मुझे आशा है कि डैमेज कंट्रोल तो जल्द होगा।
विजय सर, आपके पास आना चाहूंगा। पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है आपके पास, बीजेपी की एक स्ट्रांग पोजीशन रही है, अभी भी अगर हम देश की बात करें तो एक स्ट्रांग पोजीशन है, लेकिन अब जो है वो एक डाउनफॉल नजर आता है। अभी के जो हम चुनाव देखें, चाहे वो हिमाचल है चाहे वो कर्नाटक है, तो एक डाउनफॉल जो है वो नजर आता है। क्या कहेंगे इस स्थिति के बारे में? देखिए गौतम, अभी हम हिमाचल को अगर डिस्कस करें तो हिमाचल में निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा डाउनफॉल है और आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को कड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि डैमेज कंट्रोल की बात तो हो रही है लेकिन डैमेज कंट्रोल अभी हुआ नहीं है। उसका सबसे पहला कारण यह है कि भाजपा में जो असंतुष्ट गुट रहे हैं वो आज भी अलग थलग पड़े हुए हैं। वो कहने को औपचारिक तौर पर वो उन्हें मनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन इसके लिए गंभीर कदम उठाए गए हो मुझे ऐसा दिखता भी नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करें पिछले विधानसभा चुनावों की जी। तो विधानसभा चुनावों से पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे तो उस समय जयराम ठाकुर यह किसी भी स्थिति में नहीं चाहते थे, जो स्पष्ट संकेत थे कि धूमल गुट को बराबरी का हिस्सा मिले प्रचार तंत्र में, या धूमल गुट को बराबरी का हिस्सा मिले नीति निर्धारण में। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं ये कहूंगा कि धूमल गुट को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का जिस तरह से सहयोग लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया। यह भी मैं सही तरीके से कह सकता हूं कि जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी नहीं सोचा होगा कि वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उस समय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हार जाएंगे ऐसा भाजपा के किसी डिक्शनरी में था नहीं, भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं यूं कहूंगा, ये सीधा है, ये कटु शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यूं कहूंगा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक तरह से भाजपा में एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के लिए। उन्होंने धीरे धीरे करके राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करी। आज वो सशक्त नेता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, लेकिन यह नहीं भूल जाना चाहिए कि उनसे भी सशक्त नेता हिमाचल की राजनीति में रहे हैं, बैठे हैं, आज भी उनका जनाधार है। रमेश धवाला, रविंदर सिंह रवि, यहाँ तक कि पूर्व जो आज भाजपा अध्यक्ष है राजीव बिंदल, उन्हें भी पिछले भाजपा टेन्योर में सफर करना पड़ा। उन्हें भी एक तरह से एक दूसरे छोर में डाल दिया, दूसरे कॉर्नर पे डाल दिया गया, जो कि एक चिंता की बात थी गौतम। और आज परिस्थितियां धीरे धीरे करके सुधर रही हैं। राजीव बिंदल आए हैं, राजीव बिंदल सशक्त नेता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। राजीव बिंदल तमाम गुटों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, इससे भी कोई चिंता की बात नहीं है। उनके प्रयास रहेंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या केंद्रीय नेतृत्व भी ऐसा चाहता है कि तमाम गुटों को साथ लेकर चला जाए, और फिर उसके बाद लोकसभा चुनावों के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर मंथन करना होगा। और लोकसभा बहुत कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस समय एक तो कांग्रेस सरकार सत्ता में है, दूसरी तरफ भाजपा जो है वो न केवल विपक्ष में बैठी है, बल्कि भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो गुटबाजी में उलझे हुए हैं। भाजपा अपनी ही जड़ें खोखली ना करे, इसके लिए ठोस निर्धारण करना होगा और कहाँ क्या कदम उठाने होंगे, इसके लिए गंभीर मंथन की जरूरत है। जी करण सर, कितना जो है वो बात से सहमत आप होते हैं कि क्या धूमल गुट को जो है वो अलग थलग किया गया और जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, क्या सही तरीके से रणनीतियां नहीं बनाई गई? क्या लगता है, कितने सहमत हैं? देखिए, बीजेपी तो एक परिवार है और परिवार जो है वो सशक्त ही होता है। तो इस पे मेरे ख्याल से कि किसको टिकट मिली किसको नहीं मिली, टिकट जो है वो तो एक विचार विमर्श के बाद ही होता है। और हमारी एक प्रक्रिया है यहाँ पे कि मंडल से जो है वो नाम लिए जाते हैं, फिर वो जिला के माध्यम से जो प्रदेश को जाते हैं, और अंत में जब टिकट का मंथन होता है तो उसमें कोर ग्रुप की टीम बैठती है। और कोर ग्रुप में जो है वो हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रेम कुमार धूमल जी, अनुराग ठाकुर जी,
सतपाल सत्ती जी, बिंदल जी, सुरेश कश्यप जी, अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, ऐसे समस्त जो है हमारे कुल मिला के जो है इसमें 13-14 सदस्य होते हैं। एक महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी इसके अंदर होती है, और एससी मोर्चा से जो है हमारे एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है। हमारे राजीव सहजल जी, डॉक्टर राजीव सहजल जी पूर्व मंत्री वो थे। तो इसमें जो है पैनल हमारा पूरा का पूरा डिसाइड होता है, और उसके बाद वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को चला जाता है, और अंतिम जो फैसला है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही लेता है। और उससे पहले जो है हमें बुलाया, जितने भी ये कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको दिल्ली बुलाया जाता है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, और साथ में कुछ हमारे सर्वेस चलते हैं। तो उसमें पूरा निष्कर्ष ये है कि ये कहना कि टिकट केवल एक ही आदमी पे ने देने का काम किया है या एक आदमी ने काटने का काम किया, वो गलत है। बीजेपी पूरा एक रूल फॉलो करती है, और मेरे ख्याल से उसमें टिकट आवंटन होती है, तो किसी की टिकट काटी नहीं जाती, किसी को टिकट दी नहीं जाती। तो क्या कुछ सर चीजें जो है वो निकट समय में क्या जो नाराज हुए हैं, जो गुट नाराज हुए हैं, उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता जो नाराज हुए हैं, क्या उन्हें मनाने की बीजेपी कोशिश करेगी? क्या उन्हें दोबारा अपने पाले में लाने की बीजेपी कोशिश करेगी? बिल्कुल। कार्यकर्ता की पहचान जो है वो हमारी लीडरशिप और नेतृत्व को होती है, और कुछ मनमुटाव सबके होते हैं, और मेरे को पूरा यकीन है कि इन मनमुटावों को जो है वो जल्दी दूर किया जाएगा। उसके लिए एक सशक्त रणनीति भी बनाई जाएगी, और जितने भी लोग हैं उनको जो अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, जुड़ना चाहते हैं और सारे काम करते हैं, उनको जो है अवश्य जो है उनके साथ संपर्क बनाया जाएगा, और उनकी जो जितनी भी दिक्कत है उसको जो है समाप्त करने का, और आगे 2024 में जो चुनाव है उसके लिए जो है वो मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया जाएगा। प्रवीण जी के पास जाना चाहूंगा। प्रवीण जी, बीजेपी आपसे संपर्क करती है और आपको अपने परिवार में, जैसा कि बीजेपी कहती है कि बीजेपी एक परिवार है, उसमें वापस बुलाने की कोशिश करती है, जाना चाहेंगे? परिस्थितियां किस तरह से बन पाती है उसी के ऊपर निर्णय लूंगा। वजह क्या है कि अब मेरे साथ कुछ लोगों की अपेक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं जी। अगर चुनाव नहीं लड़ा होता तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले लेता, परंतु बहुत सारे लोगों ने जब आपको वोट किया होता है तो आप उनकी इच्छा अनुसार निर्णय लेते हैं। तो इस बात को अभी तो मैंने, क्योंकि अपने जिन लोगों के साथ मिलकर मैंने चुनाव लड़ा था उन लोगों के साथ कभी डिस्कस ही नहीं किया कि भविष्य में क्या करने वाला हूं, क्या नहीं करने वाला हूं, और अभी तक ये प्रश्न मेरे मन में आया भी नहीं है। परंतु इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लगभग 23-24 लोग हैं जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, और मंडी तो एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है कि जहां पे निर्दलीयों ने लगभग 1,17,000 से ज्यादा वोट ले लिए हुए हैं। पिछली बार तो हम लोग चुनाव 12-13 हजार वोटों से हार गए, तो इस बार ये बहुत अहम रहेंगे। ये बात बीजेपी को भी पता है, और करण जी की बात भी बिल्कुल ठीक है कि डैमेज कंट्रोल जो है भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि शायद वो सक्षम हुई कि वो अपने दम के ऊपर चुनाव निकाल सकती है, तो शायद तो वो ना कोशिश करे। परंतु अगर ये लगा कि हाँ सबकी जरूरत है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो इस तरह का निर्णय ले सकता है कि वो सब लोगों से संपर्क साधे। परंतु मेरी तरह जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ही निर्णय लेंगे, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, क्योंकि जिन जगहों पे इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं वहां पे दूसरे कैंडिडेट भी अब खड़े हो चुके हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो संगठन के लिए समर्पित रहा है वो हाँ इस बात को अवश्य सोच सकता है कि मुझे संगठन के साथ ही रहना है, परंतु बहुत सारे लोग जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में चले गए हैं वो निश्चित रूप से अपने वहां की परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती रहेगी। यानी कि दोनों तरफ ही सिचुएशंस हैं, दोनों तरफ ही बीजेपी तब डिसाइड करेगी जो आगे की स्थिति बताएगी, और जो नाराज होके गए हैं प्रवीण जी आपकी तरह जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी परिस्थिति के हिसाब से जो है वो सिचुएशन को देखेंगे। विजय सर, अंतिम सवाल आपसे कि जो कैंडिडेट्स गए हैं, नाराज होकर गए हैं, क्या लगता है कि क्या वो दोबारा वापस आ सकते हैं? या प्रवीण जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भैया जनता जो डिसाइड करेगी वही होगा, या अभी तक की जो हम स्थितियां देखते आए हैं, नेताओं को देखते आए हैं कि चुनाव आते ही जो है वो पाला पलटने में जो है वो वक्त नहीं लगता है, क्या ऐसी कुछ स्थिति होगी या फिर वाकई जनता के रुख पर जो है वो डिसीजंस लिए जाएंगे? विजय सर। देखिए गौतम, भाजपा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो लोग छिटके हैं भाजपा से उन्हें वापस कैसे भाजपा में शामिल किया जाए, या फिर जहां जहां उनका प्रभाव है उस प्रभाव को कैसे कम किया जाए। यदि ऐसा भाजपा नहीं कर पाई तो आने वाले लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं।
उसका मैं कारण अभी आपको बताता हूँ। जैसे हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 लोकसभा सीटें हैं और 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल फेस, जो अभी तक पिछले 9 वर्षों से रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, उन्हीं का चेहरा सामने लाया जाता है। वो चेहरा जो पहले 9 साल पहले जिस दमखम के साथ सामने लाया जाता था, उसकी चमक कुछ धीमी पड़ी है। इसमें भाजपा के लोगों को भी शंकित नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को भी भरोसा है कि वो चेहरे की चमक थोड़ी धीमी पड़ी है। तो इसलिए सिर्फ मोदी के नाम पर वोट बैंक को जीवित किया जाए, यह संभव नहीं होगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना होगा। अब हम मंडी संसदीय सीट को लेकर ही बात करते हैं। प्रवीण जी ने अभी कहा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी मंडी जिले से खड़े हुए थे जी, उन्होंने 1,17,000 के करीब मत हासिल किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1,17,000 मत पिछले विधानसभा में चुनावों में भाजपा से छिटके हैं, जो भाजपा के थे, लेकिन वो छिटके हैं। तो ऐसे में मंडी से भाजपा को संसदीय चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीतना कड़ी चुनौती होगी, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बागी फिर भाजपा के विरोध में प्रचार करेंगे, वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। और इस कारण जो जिला मंडी में 3 जिले पड़ते हैं, गौतम, चौथा कांगड़ा का भी एक बात, लेकिन मंडी जिले में जैसे लाहौल स्पीति है, वहां पर कांग्रेस के विधायक है, वो कांग्रेस के पक्ष में अपने जिले के लोगों को लाएंगे। किन्नौर में कांग्रेस का पक्ष है, वो कांग्रेस के पक्ष में लाएंगे। तो मंडी में भी इस तरह से विरोध हुआ तो मंडी छिटक सकती है। जी जी जी। हमीरपुर जिले में कांग्रेस ने बहुत अच्छी रणनीति अभी से निर्धारित कर दी है। मुख्यमंत्री हमीरपुर से है, वो अपने जिले से बढ़त दिलवाएंगे। उप मुख्यमंत्री ऊना से है, वो अपने जिले से दिलवाएंगे। बिलासपुर में नड्डा चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बिलासपुर में भाजपा की दुर्गति हुई है, उससे लगता है कि वहां भी भाजपा को परेशानी का सबब हो सकता है। हालांकि भाजपा ने वहां 2 सीटें जीती हैं, लेकिन वो बहुत कम अंतराल से जीती हैं, जो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिले से कोई बहुत बड़ी जो जीत नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार शिमला संसदीय क्षेत्र भी भाजपा के लिए चुनौती हो सकता है। समय कम है तो मैं इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा नरेट करने के लिए। तो भाजपा को कुल मिला जुलाकर 4 सीटों पर ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में भाजपा को जो लोग भाजपा से छिटके उन्हें मनाना होगा। हालांकि मैं यह भी समझता हूँ कि मौजूदा नेतृत्व के रहते मौजूदा नेतृत्व में बहुत ज्यादा परिवर्तन करने होंगे। शायद भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक के बाद इस पर विचार विमर्श किया भी जाएगा। आने वाले समय में और सशक्त नेताओं को आगे लाया जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो शायद कुछ नेता वापस आए, और अगर ऐसा होता तो शायद ये भाजपा के लिए बेहतर कदम हो सकता है। भाजपा आने वाले समय में फल फूल सकती है, और डॉक्टर जी बिंदल का यही प्रयास रहेगा। जी अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ स्थितियां बदलती हैं। जो डैमेज कंट्रोल की बातें हो रही हैं, क्या वो वाकई धरातल पर उतर पाएंगी? तमाम चीजें देखनी होंगी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। शुक्रिया। तो अब देखना यही है कि डैमेज कंट्रोल होता किस तरीके से। एक तरफ बीजेपी है जो सत्ता में है, लगातार आगे एक तरफ कांग्रेस है जो सत्ता में है और लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी है जो लगातार शिकस्त खा रही है। क्या एक और शिकस्त का दौर सामने आएगा, या फिर एक पूरी ताकत के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी और जीत हासिल करेगी? सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन तमाम जो आगे की सिचुएशन है वो तय होंगी आज की स्थिति पर, आज के उठाए हुए कदम पर, कि बीजेपी किस तरीके से अपना डैमेज कंट्रोल करती है, जो नाराज हुए हैं उन्हें मनाती है। क्योंकि अगर अभी भी नाराज रहे तो उनके समर्थक, उनके जो वोटर्स हैं वो उन्हीं का साथ देंगे, और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जो है वो जरूर प्रचार वो करते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना यही है कि धरातल पर क्या डैमेज कंट्रोल की बातें जो की जा रही हैं वो वाकई एक रूप जो है वो ले पाएंगी, और डैमेज कंट्रोल की बात जो है वो अस्तित्व में काम आ पाएगी।
देखना यही होगा। फिलहाल के लिए आज के प्राइम टाइम में, हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।